नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी एग्ज़ाम 27 मार्च 2023 को है सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम 27 तारीख को है यानी 27 मार्च को है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनका एग्ज़ाम कौन से शिफ्ट में है। बाकी दोस्तों 27 मार्च के लिए ऑल शिफ्ट के लिए यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मोस्टली यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। दोस्तों ये वीडियो पार्ट 2 है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो कि ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। दोनों वीडियो को मिला के दोस्तों यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप देखेंगे तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल अगर आपको चाहिए, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके बिल्कुल फ्री में इसका PDF फाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाटों और असम में। इसको दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत भी बोला जाता है। बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भारी वर्षा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला वन है यह, जो कि वन्य जीव एवं वनस्पति की कई प्रजातियों से समृद्ध है। उष्णकटिबंधीय जो कि वर्षा वन स्थलीय पृथ्वी पर अभी भी मौजूद सबसे पुराने प्रमुख वनस्पति प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो कि वर्ष भर के उच्च तापमान वाले क्षेत्र में ऊंचे पेड़ों वाले जंगल हैं, जहां पे औसतन वार्षिक वर्षा जो कि 50 से 260 इंच होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। भारत में ऐसे क्षेत्र जो कि पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट और लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में है, जिन क्षेत्रों में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। और कम शुष्क मौसम वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो इन जंगलों में हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण सामान्य जानवर हैं। इनके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बड़ी संख्या में पक्षी, चमगादड़ जो कि स्लॉथ, बिच्छू और घोंगे भी पाए जाते हैं। भारत के सबसे अधिक वर्षा वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो मानव आबादी से उतना प्रभावित नहीं है जितना कि पश्चिमी घाट है। पूर्वोत्तर वर्षा वन उत्तरी असम से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से तक फैले हुए हैं। ठीक है, हाल ही में जयदेव उनादकट ने हैट्रिक लिया है। वह किस टीम के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं जयदेव उनादकट, तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बात करते हैं तो भरतनाट्यम सबसे पुरानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य जो कि शिल्पत्तिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या है, तो ये जो मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा अपने सम्मान ही संगत रखना। ठीक है, ध्वंस का विलोम शब्द पूछा था तो निर्माण हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में भारत ने व्यापार बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में भारत के महिला न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है, तो अभी वर्तमान में 3 है। बात करते हैं दोस्तों, तो अदालत में पहली महिला न्यायाधीश जो कि फातिमा बीबी को 6 अक्टूबर 1989 को नियुक्त किया गया था। तब से अदालत में कुल 11 महिला न्यायाधीश हैं। वर्तमान में अदालत में कुल 34 न्यायाधीशों में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित में से 3 महिला न्यायाधीश हैं, तो इनको याद रखिएगा। महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 2005 में आया था। बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण 2005 में संसद द्वारा लागू किया गया था, लेकिन यह 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था।
बात करते हैं दोस्तों, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों का प्रभावी संरक्षण प्रदान करना, विशेषकर जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा का शिकार है। अधिनियम महिलाओं को कानूनी, मौद्रिक और मनोवैज्ञानिक प्रदान करने के साथ साथ किसी भी महिला के जो कि आश्रयहीन होने की स्थिति में आवास प्रदान करता है। ठीक है। संगीत के कितने प्रकार होते हैं? तो संगीत के जो दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी ने किसको पत्र लिखा था? तो दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था। बात करते हैं दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह। मार्च अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक प्रमुख अहिंसक विरोध कार्रवाई के रूप में था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक समुद्री जल से नमक का उत्पादन करके नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। वही बात करते हैं, रास्ते में सरोजनी नायडू उनके साथ हो गई। हर दिन अधिक से अधिक लोग उनके साथ जुड़ते गए और 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे। ठीक है। सरकार ने स्वयं गांधी जी सहित लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने गिरफ्तार होने पर आंदोलन जारी रखने की व्यवस्था की थी। वही बात करते हैं दोस्तों कि नेताओं की एक श्रृंखला चुनी गई थी ताकि जैसे ही प्रत्येक नेता को गिरफ्तार किया जाए दूसरा उसकी जगह लेने को तैयार हो। 6 अप्रैल को दांडी में माहौल जो कि तनावपूर्ण और गंभीर था। गांधी जी ने तब श्री जो कि अब्बास तैयब जी और उनके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू को सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए नामित किया। यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया था, गांधी जी के उत्तराधिकारी श्री अब्बास तैयब जी बड़ौदा के पूर्व न्यायाधीश को 12 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। श्रीमती सरोजनी नायडू ने अब्बास तैयब जी का स्थान लिया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो दांडी मार्च के लिए लोगों को लामबंद करने में सरदार पटेल वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही बात करते हैं, अब्बास तैयब जी को महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में वैकल्पिक नेता की भूमिका दी गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा या फिर दरियाई घोड़ा इसको कह सकते हैं। बात करते हैं तो सिंधु घाटी के लोग सभी जानवरों से परिचित थे, लेकिन लोथल के लोग जो कि घोड़े से अपरिचित थे। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में स्थित है। यह घोड़े की हड्डियों के अवशेष और संबंधित जो कि कलाकृतियाँ मिली हैं। जेपी जोशी और ए.के. शर्मा ने 2100 और 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की जो कि हड्डियों के निष्कर्षों की सूचना दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान घोड़े ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, तो हड़प्पा वासियों ने सभ्यता के अंत में सुरकोटदा में बसावट की स्थापना की थी। यह 400 वर्षों तक कब्जा कर लिया गया था। यह जो कि 3.5 एकड़ के क्षेत्र वाला एक छोटा सा दृढ़ स्थल है। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का प्रथम खाताधारक कौन था? तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। न्यायिक के लिए कौन सा भाग है? इसका कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शंस क्या होगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। नीलगिरी के तहत संरक्षण के लिए परियोजना कब शुरू हुई थी? तो सरकार ने इसके हैबिटेट के विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लागू करने का फैसला किया। 2022-23 के तमिलनाडु बजट में किया गया है। तो 2022-23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलू एट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का लोक नृत्य हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं, अलू एट्टू नागालैंड का एक लोक नृत्य है। नृत्य जो कि गोयनका जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड के अन्य लोक नृत्यों में मोड से जो कि अर्गूसी, कुकुकुला, सदल, केकई, चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, नेसाल पट्टू, खम्बा, लीम, मयूर नृत्य, रेंगमा, मोनो आसो, सींचा और कुकुई कुचो है। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। बात करते हैं केरल के लोक नृत्य जो कि कैकोटिकली, मुदिएट, संगकाली, ब्राह्मणी, पैट्टू, टप्पू काली, कोलकली और जो कि वटकली है। ठीक है। हरियाणा के लोक नृत्य रास लीला, फाग नृत्य, लूर, दाप नृत्य। गोवा के लोक नृत्य जो कि देखनी, फुगड़ी, दशावतार, ढालो, गोफ और कुणबी है। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा दोस्तों।
आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। फगुआ लोकगीत किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे बने हैं। ठीक है, उन्होंने वाईचुंग भूटिया को हराया था। तूरी वाद्य यंत्र किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बात करते हैं दोस्तों, तो तूरी, बुंगल और पावा गुजरात राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं। तूरी, बुंगल, पावा और रावण हत्या, एकतारा और जंतर और मंजीरा और जो कि जॉन्ज, पॉट, ड्रम जैसे ताल वाद्य और पवन वाद्य यंत्र गुजरात की लोक जो कि ध्वनियों में सर्वव्यापी हैं। गुजरात लोक संगीत, जिसे जो कि सुगम संगीत के नाम से भी जाना जाता है, बड़ौत, गढ़वी और चरण समुदाय का वंशानुगत पेशा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी यूनियन का गठन 1884 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। कांग्रेस नाम का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दिसंबर 1885 में पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन होने वाला था। पुणे में हैजा फैलने के कारण पहली बैठक का स्थान पुणे से बदलकर बॉम्बे कर दिया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय सम्मेलन और भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी यूनियन का विलय कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक यानी 1884 थे। कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, W.C. बनर्जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो बॉम्बे सत्र 1885 के थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष यानी कलकत्ता अधिवेशन 1886 और गैर हिंदू अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कि मद्रास अधिवेशन 1887 में थे। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेश अध्यक्ष थे जो कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में थे। वहीं बात करते हैं एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। वहीं बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में थे। जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पद्मावी सीतारामैया आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो इनको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो बात करते हैं तुगलक वंश की दोस्तों, तो गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1324 तक था। मोहम्मद तुगलक जो कि 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। मोहम्मद खान 1388 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो कि 1388 ईस्वी में। और दोस्तों अबू बाकर, ठीक है, अबू बाकर 1389 से 90 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 94 और जो कि हुमायूं 1394 से 95 ईस्वी तक था। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो नसीरुद्दीन महमूद जो कि 1395 से 1412 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इनको याद रख लीजिएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ पर लॉन्च की गई थी? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1920 से 1922 तक कौन सा आंदोलन चला था? तो असहयोग आंदोलन चला था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भागीदारी शामिल थी। आंदोलन को अहिंसक होना था और भारतीयों को अपनी उपाधियों का त्याग करना था। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी वस्तुओं और चुनाव का बहिष्कार करना था। अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया था, जहां थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ से
महात्मा गांधी ने उन्होंने महसूस किया कि असहयोग आंदोलन कई जगहों पर हिंसा में बदल रहा है और सभी सत्याग्रहियों को जन अहिंसा आंदोलन के लिए ठीक से प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 4 कारणों से शुरू किया था। बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 और परिणामी पंजाब अशांति पूरे पंजाब क्षेत्र में, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष 1919, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, और इस प्रकार महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन 1922 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जैसे कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने असहयोग आंदोलन के विचार का एकमुश्त विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान लॉर्ड जो कि चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, केंद्रीय बजट 2021-22 किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। बात करते हैं दोस्तों, तो शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। यह महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरन श्रम से सुरक्षा की प्रत्याभूति देते हैं। अनुच्छेद 23 जो कि मानव के दुर्व्यापार और जो कि बालत श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। एक बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता, जिसमें राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समझ समानता या फिर भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही बात करते हैं अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा और किसी भी रूप में इसका अभ्यास जो कि निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, जिसमें राज्य द्वारा उपाधि सैन्य या फिर शैक्षणिक विशिष्ट नहीं होने के कारण जो कि प्रदान की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो कि स्वीकार नहीं करेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या फिर उसके किसी भी वर्ग को अधिकार है। अनुच्छेद 26 जो कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार देता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, फिर बता दिए। चारु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुंदर, बृहस्पति, मनोहर, केसर, प्रिय, कुमकुम आदि हो जाएगा। तुषार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ओस, निहार, तुहिन, निशा जल, शीत, शबनम, कर्ण, पाला, हिम इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, समझ के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सम्मुख हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, सामने, मूलभूत, आमने सामने, प्रकट, उत्पन्न, प्रत्यक्ष, व्यक्त, स्पष्ट, वर्तमान, अगोपन, आगे, सीधे, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। इनको आप लोग देख लीजिएगा। भीरू के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? डरपोक, सियार, कायर, बाघ, गीदड़, कन, खजूरा, डरपोक इत्यादि हो जाएगा। हर्षवर्धन से संबंधित एक प्रश्न आया था दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। हर्षवर्धन का कार्यकाल 590 से 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान ह्वेन त्सांग ने भारत का दौरा किया था। ह्वेन त्सांग के बारे में बात करते हैं, तो ह्वेन त्सांग या फिर जुआन जैंग एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो चीन के शुरुआती जो कि तांग काल के हैं। उनका जन्म जो कि हेनान प्रांत में हुआ था। वह मूल रूप से पहले के चीनी भिक्षुओं, विशेष रूप से फाओगुआन द्वारा प्रदान की गई अधूरी और गलत सूचनाओं को सुधारने में रुचि रखते थे। वही बात करते हैं दोस्तों, तो उनका काम शीर्षक जो कि जर्नी टू द वेस्ट यानी CU की है। हुआन त्सांग ने मध्य एशिया का मार्ग अनुसरण किया और उत्तर में कश्मीर में, पश्चिम में सौराष्ट्र और बल्लवी, पूर्व में जो कि कमरूपा और दक्षिण में मालाकोटा का दौरा किया था। वह विभिन्न मठों में रहे और उस समय के विद्वानों के संपर्क में आए। कामरूप का हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के साथ उनका जुड़ाव उनके काम के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है, वर्तमान में हम्पी में और मैसूर किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में हम्पी और मैसूर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों।
तत्व जेड बराबर 120 को आवर्त सारणी के किस परिवार में रखा जाएगा? तो क्षारीय पृथ्वी धातु इसको कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो मोजले द्वारा की गई आवर्त सारणी और कुल 7 आवर्त 36 रूप और 18 समूह जो कि लंबवत होते हैं। प्राय इलेक्ट्रॉनों की नियुक्ति के आधार पर उन्हें आगे जो कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में भी विभाजित किया गया है। समान ब्लॉकों से संबंधित तत्व रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व 1 और 2 के समूह में निहित हैं। पी ब्लॉक के तत्व 13 और 18 समूहों के हैं और समूह की संख्या 3, 12 से डी और एफ ब्लॉक तत्व में मध्य में स्थित हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण बता देते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। एक समूह के सदस्यों को क्षार या क्षार धातु कहा जाता है। दूसरे समूह के सदस्यों को क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है। समूह 17 के सदस्यों को हैलोजन कहा जाता है और समूह के 18 सदस्यों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तालिका का अंतिम सदस्य जो कि 18 में निहित है, यदि परमाणु संख्या 119 के साथ एक तत्व हो तो इसे समूह 1 में रखा जाएगा। परमाणु संख्या 120 के साथ जो कि अगला तत्व तब दूसरे समूह में रखा जाएगा और इसे क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाएगा। इसका प्रकार जो कि तत्व जेड बराबर 120 आवर्त सारणी में क्षारीय पृथ्वी धातु परिवार में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूडान में शांति स्थापित करने के लिए किस देश की महिला फोर्स को भेजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होती है? तो जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसका थीम था। बात करते हैं दोस्तों कि तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है इन्वेस्ट इन और प्लेनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। यह थीम हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारी आजीविका की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के प्रोत्साहित करती है, क्योंकि हरा भरा भविष्य एक समृद्ध भविष्य है। ठीक है, सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1975 में इसको बनाया गया था। 36वां संशोधन 1975, इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, तो इसको भी याद रखिए जा। ठीक, बात करते हैं 85वां संशोधन सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण। 88वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ, सेवाओं पर कर का प्रावधान। 91वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ, पार्टी परिवर्तन प्रणाली में संशोधन, केवल संपूर्ण पार्टी के लिए विलय की मान्यता। ठीक है, अवध की संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद की पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला धौला के बीच में हुआ था। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी ने कारा और इलाहाबाद के जिलों को अवध के नवाब से लिया और अपने इलाहाबाद न्यायालय के रख रखाव के लिए मुगल सम्राट को दे दिया। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो मुगल सम्राट को दीवानी अधिकारों के बदले में 26 लाख की वार्षिक पेंशन का वादा किया गया था। निजामत कार्य जैसे कि संरक्षा, पुलिस और न्यायपालिका के कार्यों के बदले में कंपनी को 53 लाख का प्रावधान था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि पर अवध के रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शुजाउद्दौला धौला के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। बात करते हैं दोस्तों, तो अवध, कारा और इलाहाबाद जिलों को छोड़कर नवाब को बहाल किया जाना था। नवाब को अवध में अपने खर्च पर एक ब्रिटिश टुकड़ी को बनाए रखना था। कंपनी को अवध प्रांत में मुक्त व्यापार अधिकार दिए गए थे। 2022 का एशिया कप किसने जीता? तो श्रीलंका 6वीं बार इस मुकाबले को जीता था। इसमें उप विजेता पाकिस्तान था। बात करते हैं 2022 का महिला एशिया कप, भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार विजेता बना था। तो अगर महिलाओं की बात करें तो भारत ने जीता है, पुरुषों की बात करें तो श्रीलंका ने जीता है।
पटसन या जूट के लिए कैसी मिट्टी और कैसे मौसम की ज़रूरत पड़ती है? तो इसे स्थिर पानी के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसे बुआई अवधि के दौरान अधिकतम पानी की आवश्यकता है। पटसन गर्म और गीली जलवायु को बढ़ाने के लिए उपयुक्त जलवायु मौसम मानसून है। इसकी सफल खेती के लिए जो कि 20 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तापमान और 78% से 80% सापेक्ष आर्द्रता आवश्यक होता है। ठीक है। प्रथम 5 पंचवर्षीय योजनाओं के लिए थीम क्या रखी गई थी? तो तेज और अधिक समावेशी विकास इसका थीम रखा गया था। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा? तो 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 2028 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय बहु क्रीड़ा प्रतियोगिता है। इस सत्र के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो 2028 का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और 26 का जो कि इटली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। बात करते हैं तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था जो कि 1782 से 1799 तक शासन किया था। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। वह जो कि शक्तिशाली मैसूर शासक हैदर अली के पुत्र थे। वही बात करते हैं दोस्तों तो टीपू सुल्तान ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखा और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। टीपू सुल्तान अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया था। हम्पी उत्तर कर्नाटक में स्थित एक शहर था। हम्पी हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी विजयनगर को 1500 ईस्वी के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो कि मध्य युगीन शहर माना जाता है। हम्पी में स्मारकों के समूह को जो कि 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस स्थान पर लगभग 1600 स्मारक हैं। वहीं बात करते हैं तो मैसूर 1399 से 1956 तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी। प्रसिद्ध जो कि बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। कर्नाटक में बेलूर यानी होयसल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। बात करते हैं दोस्तों तो भारतीय संविधान में जिसमें राज्यों को अनुच्छेद 371 यानी ए से जे के तहत जो कि विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं, जिसमें बात करते हैं अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान जैसे कि नागा धर्म या फिर सामाजिक प्रथाओं, नागा जो कि प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानूनों के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामले में संसद कानून नहीं बना सकती। संसद राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि और जो कि संसाधनों के स्वामित्व और हस्ताक्षर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वहीं बात करते हैं दोस्तों जैसे कि अनुच्छेद 371 भी असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर, अनुच्छेद 371 डी और ई आंध्र प्रदेश से, अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम से, अनुच्छेद 371 जी मिजोरम, अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 आई गोवा, अनुच्छेद 371 जे जो कि हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्रों को 6 पिछड़े जिले शामिल किए गए हैं। 2022 का पुरुष फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के हैं। वहीं बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। विंबलडन ओपन 2022 नोवाक जोकोविच सर्बिया के। यूएस ओपन 2022 जो कि अल्कराज गार्फिया जो कि स्पेन के हैं। ठीक है। CKCC का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 2022 का सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता? PV सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन बता देते हैं, जैसे कि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन को वसा या तेलों में घुल सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और इसे शरीर के वसा युक्त ऊतक में संग्रहित किया जा सकता है। पौधे और पशु स्रोत वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B12 और C और B9 पानी में घुलनशील विटामिन है, तो इनको याद रख लीजिएगा। सितंबर 2022 में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच 7 समझौतों का आदान प्रदान किया गया था। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे। चेहरे पर अनेक तरह के रंग लगाकर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण और यह अतीत की जो कि कहानियाँ सुनाती है, खासकर भारतीय महाकाव्यों और अपने प्रदर्शन की जो कि बारीकियों से दर्शकों को जो कि मंत्रमुग्ध कर देती है। नर्तक कहानियों की भूमिकाओं जैसे कि राजाओं, देवताओं, राक्षसों आदि को विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के साथ निभाते हैं। गायक कथा सुनाते हैं और ताल वादक जो कि संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। बात करते हैं अलग अलग चेहरे के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और पात्रों को दर्शाते हैं। कथकली श्रृंगार जो कि मेकअप, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम भव्य, रंगीन और जो कि विविधतापूर्ण होते हैं। चेहरे पर अनेक तरह के रंग लगाए जाते हैं। वेशम या फिर मेकअप आप 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पच्चा, कत्ती, ताड़ी, करी और मिनुक। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रख लीजिएगा दोस्तों। अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो हिमाचल प्रदेश में किए हैं। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय युवा और कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कोल्डम जो कि बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में रोइंग जो कि कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग जो कि कैनोइंग और कयाकिंग में भाग लेंगे। यह केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और यहाँ खिलाड़ियों को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया था? तो SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया था। बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के 6 राज्यों में SBI फाउंडेशन के ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस साल का जो कि गांधी जयंती पर भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की कि SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गाँवों को गोद लिया। बैंक हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिले के दूर दराज के गाँवों को गोद लिया है। ठीक है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? समर ऑफ सोल को दिया गया है। ठीक है, मानव शरीर में फ्लैट हड्डी कौन सी होती है? तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट या फिर चपटी हड्डियाँ या अस्थियाँ स्पॉन्ज अस्थि की केंद्रित परत की बनी होती हैं जो ऋण अस्थि की 2 राह परतों के बीच लकड़ी रहती हैं या फिर लटकी रहती हैं। उदाहरण जैसे कि पसलियों, कंधों की हड्डियाँ, तिल्लाकार हड्डियाँ, इनकी संरचना एक बीज की तरह होती है, इसलिए उन्हें तिल्लाकार कहते हैं। उदाहरण हथेली, पैरों का निचला भाग और कटका। ठीक है, सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कि पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहते हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह जो कि पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जो कि जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट सी के लिए कौन सा समझौता किया? तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ जो कि व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध
अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। फादर ऑफ इंडियन स्पेस किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहते हैं। विक्रम साराभाई, अम्बाला साराभाई के बारे में जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वह एक महान संस्था निर्माता थे और उन्होंने विविध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना या फिर स्थापित करने में मदद की थी। ठीक है, बाकी दोस्तों ये सभी आप PDF में देख लेना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों अगर पूरा बताएंगे तो। ठीक है, 1 से 3 मार्च 2023 को G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें, अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 66 जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा धातु तन्यता का गुण है जो उसको खींचकर फैलाया जा सकता है? तो ये उसको खींचकर फैलाया जा सकता है। इसमें सोना पहले नंबर पे आ जाएगा। सबसे अधिक तन्यता सोना और तांबा में होता है। ठीक है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ जो कि रोग, जैसे कि आर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D2, साइनोकाबालामिन जो कि विटामिन B12, जो कि फाटोनडायोन, विटामिन K1। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रख लीजिएगा। NGT की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन हिंदी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं पहली बार कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालचारी और CB रमन को 1954 में दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता C राज जो कि राजगोपालचारी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेश नागरिक थे जिन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला इंदिरा गांधी थी। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को हुई थी। बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था। यह भारत और एशिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसे जो कि नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम से एक जो कि आधिकारिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम के अनुसार BSE 1956 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, जो कि लिंगायत समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में महात्मा जो कि वैष्णवा ने की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से चंबल नदी की सहायक नदी कौन है? तो इसकी सहायक नदी जो कि शिप्रा, सिंधी, जो कि काली सिंध, ओकुर नदी इत्यादि हो जाएंगी। ठीक है, ध्वनि का SI मात्रक क्या है? डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं तो ध्वनि के SI मात्रक का नाम भौतिकी विज्ञान हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया था। हर्ट्ज जिसका जो कि संक्षिप्त क्षर यानी HZ है। ध्वनि या फिर अधिक सटीक रूप से आवृत्ति का SI मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता को प्रति इकाई क्षेत्र में ध्वनि तरंगों का वहन करने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे SI मात्रक में वाट प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, जो कि आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।